कह रहा है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ 150 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दिया हुआ मास इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl जो है वो एक्सेस में है तो वो तो काट दो। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दे रहा है मास, और क्या निकालने के लिए कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे लिख दो उसका वॉल्यूम। सही है। अब पहली लाइन आप बनाते हो एज पर इक्वेशन। जब एज पर इक्वेशन लाइन बनाओगे तो एज पर दिस इक्वेशन कैल्शियम कार्बोनेट का कितने मास से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो 1 मोल का मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 3 × 16 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से इतने कैल्शियम कार्बोनेट से कितना वॉल्यूम बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे 1 मोल है तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 1 मोल का होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। 1 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, इस वाले 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब दूसरी जब लाइन लिखते हो ना तो दूसरी लाइन में जब इक्वेशन में डाटा दिया हुआ होता है वो वाला डाटा यूज करते हो। कैल्शियम कार्बोनेट का 150 ग्राम दिया हुआ है तो 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना वॉल्यूम बनेगा x। सही है। अच्छा ये ऊपर का निकालो तो ये 100 ग्राम बन जाएगा। तो ये आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय 24। आई बात समझ। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। सही है। कौन पूछ रहा था ये, जो भी पूछ रहा था समझ आई कहानी, क्या बात हुई है? जी सर आ गई। ठीक है। अच्छा बस मैं इसके इसको आगे मल्टीप्लाई बाय 2 करा, 24 का मल्टीप्लाई बाय 2 करा था, इसके लिए आंसर नहीं आ रहा था। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करा था, 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के CO के बाद जो नीचे 2 लिखा है ना, शायद मुझे लगा नहीं इसको नहीं 24 नहीं, से मल्टीप्लाई CO2 लिखा हुआ, अगर NH3 लिखा होगा तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अभी एक बच्चा पूछ रहा था H2 है, H2 का मतलब ये है कि पूरी चीज 1 मोल में होगी। देखिए जब भी मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई ये पूरा का पूरा यूनिट एक 1 मोल कहलाएगा, अगर ये 2 मोल है तो पूरा का पूरा यूनिट 2 मोल कहलाएगा। सही है। खैर बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होती जाएंगी चीजें। आगे बताओ वर्कशीट 2 में किसी को कोई क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम हो, वर्कशीट 2 का बता दो पहले, फिर वर्कशीट 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 आखिरी एक समझा दो। क्वेश्चन 4 पढ़ो। Find out the mass of water produced if 2.5 moles of oxygen and are reacted with excess of hydrogen. एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन काट दो। मास ऑफ वाटर बोला है तो वाटर के नीचे उसका मास लिख दो, और ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है मोल्स, तो ऑक्सीजन के नीचे मोल्स लिख दो। अब पहली लाइन लिखो एज पर इक्वेशन। एज पर इक्वेशन देखो ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिए हुए हैं, 1 मोल है ना, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से वाटर का क्या निकालना है मास। मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इक्वेशन में देखो 2 मोल है और मास वाटर का होता है 18 मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन 1 होता है 2:1, और क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं प्लस 16 तो वाटर का आएगा 18। अब वाटर के यहाँ पे 2 मोल्स दिए, मैं तो 2 × 18 कर दूंगा, ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कितना बनेगा, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना बनेगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको तो ये आ जाएगा 2 × 18 × 2.5 इज इक्वल टू 1 × x। तो x आ जाएगा आपके पास 2 × 18 × 2.5। सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? आगे बढ़ो, आगे बताओ वर्कशीट 2 में किसी का कोई क्वेश्चन है पूछना हो, नहीं तो वर्कशीट 3 को देख लेते हैं जिसके प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 7 वर्कशीट 2। ओके कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस। अब ये खुद करो जल्दी जल्दी मेरे साथ। कैल्शियम कार्बोनेट के मास की बात कर रहा है तो इसके नीचे इसका मास लिख देना। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस 0.004 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की बात कर रहा है तो इसके नीचे नीचे इसके मोल्स लिख दो। अच्छा अब देखो एज पर इक्वेशन
जो तुम्हें केमिकल इक्वेशन दी हुई है उसके हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है। अभी तुमने पीछे निकाला था ना 40 + 12 + 3 × 16, तो मॉलिक्यूलर मास आता है 100 ग्राम। अब कितने मोल है यहाँ पे, 1 मोल है, तो 1 × 100 कर दोगे। ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं। अभी क्वेश्चन का डाटा नहीं देखना, यहाँ पे इक्वेशन में देखो क्या दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है, तो ये 1 मोल ऑफ CO2 होगा। लेफ्ट साइड पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, 1 है, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है 0.004 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। तुम्हें क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का डाटा दिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे लिखोगे ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे नहीं लिख देना। तो 0.004 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा। अब एक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 × 100 मल्टीप्लाई बाय 0.004 इज इक्वल टू x × 1। सही है, कितना हो जाएगा, 0.4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके अलावा वर्कशीट 2 में किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। देखो मोल्स में जल्दबाजी नहीं करना, बेशक तुम ये 1 महीना मुझसे पढ़ते रहो वर्कशीट, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो इसमें। तो अभी भी वर्कशीट 2 में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं है तो वर्कशीट 3 में जिसका कोई क्वेश्चन है तो वर्कशीट 3 पूछ लो। वर्कशीट 3 क्वेश्चन है डायरेक्ट। ओ गॉड, इसको क्या हो गया। अच्छा, वर्कशीट 3 में आपको ये नहीं बताया हुआ कि एक्सिस क्या, लिमिटिंग क्या है, तो इट मींस यू आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सिस एंड लिमिटिंग फर्स्ट। अच्छा, तो पहले सारा काम हम रिएक्टेंट पे करेंगे, फिर हम उस पे जाएंगे अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट पे। पहले हम रिएक्टेंट के लिए काम करेंगे लिमिटिंग और एक्सिस निकालने के लिए। जैसे कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब हम हमें यही नहीं पता कि रिएक्टेंट एक्सिस और लिमिटिंग क्या है। खैर आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस व्हेन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की किस चीज की बात कर रहा है, सेंटीमीटर क्यूब क्या मतलब वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन के नीचे लिख दो वॉल्यूम।
सर एक बार कोई वो अभी भी रिएक्टेंट ऐसा और है गिवन जिसको समझ, वाली ना स्टेटमेंट रिपीट कर दें। ये वाली देखो, ये लिख लो ना अपने पास, अगर रिक्वायर्ड ग्रेटर देन गिवन है, आर इज ग्रेटर देन गिवन, देखो मैंने ऐसे याद की हुई है, ठीक है, इसका उल्टा जो हो जाएगा वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर लो कि सर अगर गिवन आर, बड़ा होगा रिक्वायर्ड से तो एक्सेस होगा। हाँ अगर गिवन बड़ा होगा ठीक है। रिक्वायर्ड से तो एक्सेस होगा। आप ये बात कर लो, आर ग्रेटर देन जी इज एल, ठीक है, क्लियर है इसका सर। उल्टा कर दो तो वो एक्सेस हो जाएगा। ये रट्टा मान लो, काम की चीज है। शरियार 1/120 क्या लेके आ गए हो आंसर इसका? ठीक है, तुम्हारा यही कुछ अराउंड उतना ही आ रहा होगा। चले, और वर्कशीट 3 में किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो, कोई समस्या? वर्कशीट 3 में किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर हम नई वर्कशीट स्टार्ट करें? वर्कशीट 4। ओके अच्छा देखो, आज कोई मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो ये एक छोटी सी चीज है, ये सुन लो, उसके बाद फिर हम चलते हैं वर्कशीट 4 पे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। देखो, अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, और अगर मैं आपको बोलूं कि कैल्शियम कार्बोनेट में टेल मी द परसेंटेज, या बल्कि यूं लिख लेते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या मतलब है? परसेंटेज तुम लोग समझते हो ना, अगर आपके 10 में से 7 मार्क्स आए तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 7 ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। सिंपल, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे? कैल्शियम कार्बोनेट का कंप्लीट मास कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, उसमें से कैल्शियम कितना है 40, तो पहले आप कंप्लीट मास जो निकालोगे उसमें कैल्शियम का आएगा 40 एटॉमिक मास, फिर कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो ये टोटल आता है 100 ग्राम्स। अब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कितना है इसमें, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ कैल्शियम जो कि 40 है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100, तो ये परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। ये बाय मास है क्योंकि मैंने मासेस को यूज करा है ना इसमें, तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास भी कहते हैं इसको। इसी तरह अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाह रहा हूँ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कार्बन कितना है 12 है, आउट ऑफ 100 इंटू 100। अच्छा दिस इज 4% ना, सॉरी, तो दिस बिकम्स 12%, राइट। अच्छा, अब अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाह रहा हूँ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, तो ऑक्सीजन कितना है 3 × 16, 3 ऑक्सीजन के एटम्स है ना, डिवाइडेड बाय 100, तो 3 × 16 जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, ठीक है, 48। समझ आई बात? जी सर। अरे हाँ सर। तो अब इनको ऐड करो तो 40 12 48, दिस इज 40, 100 100 गया 40। अच्छा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ कैल्शियम का 40 है, 40 है, ठीक कह रहे हो। इसी तरह अगर मैं तुम्हें कोई और मॉलिक्यूल दे दूं, लेट्स से मैंने आपको दिया हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ परसेंटेज ऑफ सल्फर
in H2SO4। तो आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड का टोटल मास निकालोगे ना, वो कितना होगा? हाइड्रोजन का होता है 1, 2 × 1, सल्फर का होता है फिर मास 32। अपॉन 100 है ना? मास अपॉन 100 नहीं है, कौन था ये? नाम बताओ जरा तुम मुझे अपना, कौन पूछा था? कौन कौन पूछ रहा था सवाल? अरे क्या हो गया, सवाल कौन पूछा था, ये पूछ रहा हूँ। सर मैं उमैर, उमैर देखो वो 100 क्या था। अब ये कंफ्यूजन सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये बड़ी मेजोरिटी की कंफ्यूजन होती है जो तुमने सवाल किया ना अभी। अभी देखना आगे हो जाएगा सही। मास अपॉन 100 नहीं करते कभी भी, वो कोइंसिडेंटली यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी 100 आता है, समझ आई? इसलिए यहाँ पे 100 लिया हुआ है। यहाँ पे इसका मास लिखना है, मास। अब 100, ये वाला 100 जो है ना, ये परसेंटेज वाला 100 है, समझ आई बात? अच्छा, अब परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड अगर निकालना है तुम्हें, तो पहले तो तुम्हें पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का मास पता होना चाहिए। 2 × 1, सल्फर इज 32 होता है सल्फर का, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो अब ये बताओ मेरी, कितने है, कितना बना है टोटल? उमैर 98, 98 टोटल बना है। तो अब अगर सल्फर की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो आप क्या करोगे? इसमें से सल्फर का मास लोगे जो कि 32 बनता है, डिवाइडेड बाय 100, नहीं डिवाइडेड बाय ये वाला मास 98, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, सही है? ये परसेंटेज आएगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, तो ऑक्सीजन कितना बना है इसमें? ये 4 ऑक्सीजन है इसमें, तो 4 × 16 डिवाइड बाय टोटल कितना है? 98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आएगी, समझ आई? सल्फर कितना आ रहा है? 32.65, और अपना ये जो भी आ रहा है, सही हो? मैं समझ आई बात? कंफ्यूजन है थोड़ी। नहीं आया समझ? एनीवेज मूविंग ऑन। कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ है। कैलकुलेटर आपको केमिस्ट्री के तीनों पेपर में अलाउ है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, तीनों पेपर में आराम से कैलकुलेटर लेके जाना। सिर्फ मैथ्स का आई गेस पेपर 1 होता है या पेपर 2 होता है। पेपर 1 एक मैथ्स का पेपर है जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। बाकी ओए लेवल के किसी सब्जेक्ट में कैलकुलेटर नॉट अलाउड नहीं है, हर जगह अलाउ है। सिर्फ मैथ्स का एक पेपर है आई गेस। मैथ्स का एक पेपर है, मुझे भी याद है, उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं था पहले से कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मुझे पेपर से एक हफ्ता पहले पता चला था कि इस पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो जो शुरू के 4-5 क्वेश्चन आते हैं ना, फ्रैक्शन वाले, परसेंटेज वाले, एलसीएम निकालने वाले, तो मैं कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करता था। ये बाद में पता चला कैलकुलेटर ही अलाउ नहीं है, ये तो मैनुअल करने थे। केमिस्ट्री में तीनों पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है 2021 तक, जब तक आप दे रहे हैं। उसके बाद भी अलाउ होगा ऑब्वियसली। केमिस्ट्री में कोई सवाल नहीं बनता कि कैलकुलेटर को रोक दें। केमिस्ट्री में कैलकुलेटर अलाउ है, सही है। फिजिक्स में भी अलाउ है, केमिस्ट्री में भी अलाउ है, बायो में भी अलाउ है। ठीक है, केमिस्ट्री के हर पेपर में आप कैलकुलेटर लेके जाओगे, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, पेपर 4 में भी, तीनों पेपर्स में हद से ज्यादा कैलकुलेटर यूज होता है। ऐसा कैलकुलेटर छोड़ के नहीं जाना केमिस्ट्री में। तुम्हारे सामने है मोल्स, कैलकुलेटर के बगैर आगे मोल्स बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो हम लोगों के पास ना जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको डिफाइन कैसे करोगे, तो क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होता है, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ
मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, तो आज तक जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते आए हो आप, हाइड्रोजन H2, अभी कैल्शियम कार्बोनेट देख रहे थे, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCl। मतलब एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक हाइड्रोजन और एक Cl चाहिए होता है, इसी तरह एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन चाहिए होंगे। एग्जैक्ट नंबर बता रहा होता है। एक चीज होती है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, वो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बता रहा होता है। tells us simplest ratio of atoms in a molecule। इसका क्या मतलब है simplest ratio of atoms in a molecule का? देखो हमारे पास जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारे पास C2H6। अच्छा, ये C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला देखो क्या बन जाता है, ये C2H6 है ना, हम इसको ना डिवाइड कर देंगे इसके कॉमन नंबर से, जिसमें 2 और 2 कॉमन है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, CH3। सो दिस बिकम्स इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम ले लें ना, कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाता है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अक्सर पता है क्या होता है, हम लोग जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बना है, तो हमें प्रोडक्ट में ना पता नहीं होता इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग अक्सर ये देख लेते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुए, और उन रिएक्टेंट जितना कंज्यूम होते हैं उसको यूज करते हुए हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंच जाते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाता है तो कुछ ना कुछ करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे भी पहुंच जाएंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है ये तो तुमसे नहीं पूछेगा। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं वो एक कॉमन क्वेश्चन है, वो बड़ा आसान सा है। अब जो वर्कशीट है ना वो बड़ी आसान सी है, ठीक है, इसमें अब कोई मसला नहीं है। वर्कशीट 4 जो है ना वो निकालना है, टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसकी जो हेडिंग है ना वर्कशीट की, ये है टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूलास। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देना है इसके ऊपर। अच्छा देखो कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि ये जो ऑक्साइड बनी हुई है वो आयरन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर बनी है। आयरन और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होंगे तो ऑक्साइड ऑफ आयरन बनी होगी। फाउंड बाय रिएक्टिंग 2.24 ग्राम ऑफ आयरन विद 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो सिंपल करना क्या है, जो तुम्हें इसमें एलिमेंट के नाम लिखे हुए ना, आयरन उसका सिंबल लिख दो, Fe होता है, और उसके सामने इक्वल टू डाल दो। ऑक्सीजन उसका सिंबल लिख दो, इक्वल टू डाल दो। आयरन जो है वो 2.24 ग्राम दिया हुआ है, तो उसके आगे उसका मास जो भी दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, बस लिख देना। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 0.96 ग्राम। दूसरा स्टेप इसमें क्या है, पहला स्टेप तो ये है, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें क्या है कि आप इनको डिवाइड करोगे बाय देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। इनको आयरन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। जब ये काम आप करोगे तो आयरन का एटॉमिक मास देख के बताओ कितना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देख के बताओ कितना है। ऑक्सीजन ये 16 हो जाता है और आयरन हमारे पास 56। अच्छा, जब ये काम कर लोगे तो उसके बाद जाहिर है वो आएगा, कोई आंसर आएगा। 2.24 डिवाइड बाय 56 करो, बताओ क्या आ रहा है। आपने 3 डेसिमल प्लेस वो आंसर उठाना है। जैसे ये आंसर आएगा 0.04, तो ये तो है ही 2 डेसिमल प्लेस, तो ये आप यहाँ पे लिख दो। और 0.96 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो वो आंसर आता है 0.06, 0.06 लिख दो, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या है, डिवाइड बाय AR, एटॉमिक मास, हमेशा एटॉमिक मास नॉट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें क्या होगा कि डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें से, 0.04 और 0.06 में से स्मॉलेस्ट नंबर है 0.04, तो इन दोनों को 0.04 से डिवाइड कर दो और फिर देखो आंसर क्या आता है।
0.04 डिवाइड बाय 0.04 1 और 0.06 डिवाइड बाय 0.04 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.5। सही है। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई वैल्यू 1.5 या 2.5 या 3.5 आती है तो उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। लेकिन अगर कोई वैल्यू 1.5 या छोटी आती है उससे तो आप उसको राउंड ऑफ करके पीछे की तरफ ले जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 1.3 आती तो आप उसको 1 लिख देते। अगर आपकी वैल्यू 1.7 आती तो आप उसको 2 लिख देते। लेकिन अगर वैल्यू 1.5 आ रही है तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे कि मैथ्स वाला रूल नहीं लगाना। मैथ्स में तो होता है ना कि अगर 0.5 वैल्यू तो राउंड ऑफ करके आगे ले जाओ, या मैथ्स नहीं कर रहे हैं हम। आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे ऑक्सीजन वाले को, तो फिर आयरन को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। मजबूरी है, एक को करोगे तो दूसरे को भी हर हाल में करना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, लिमिटेशन है। सही है। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो Fe जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3। तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है ना वो बन जाएगा Fe है हमारे पास, यहाँ से आया 2, और ऑक्सीजन है हमारे पास 3। So this is the empirical formula of what it is talking about. It is Fe2O3. या इसको 2:3 भी लिख सकते हो। यस, iron to oxygen is 2:3. You are right. उमर, समझ आई बात? आगे करें, क्वेश्चन 2 करोगे? होल नंबर में आए तो होल नंबर लिख दो तो अच्छी बात है ना। होल नंबर आ गया तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? देखो लास्ट स्टेप में हमने, लास्ट स्टेप जो है वो सब में नहीं होगा। जैसे इसमें 1.5 आया था ना तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 करो तो इसमें फिर इसमें अगर जरूरत नहीं पड़ी मल्टीप्लाई करने की तो फिर ये समझ आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन 3 में नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 3 करते हैं, चलो। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है एन एसिड वाज एनालाइज्ड टू फाउंड कंटेन 2.244% ऑफ हाइड्रोजन। क्या दिया हुआ है इसने? हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसकी परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज लिख दो। वहां पे मास दिया हुआ था तो हमने मास लिख दिया था। सल्फर की दी हुई है, सल्फर कितना दिया हुआ है परसेंट? 39.02। और क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज दी हुई है? 58.54। अब क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई है, चाहे मास दिया हुआ, चाहे वॉल्यूम दिया हुआ, चाहे परसेंटेज दिया हुआ, बस तुम लिख दो। उसके बाद पहला स्टेप क्या है? आपने इनको डिवाइड बाय एटॉमिक मास करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये डिवाइड करने के बाद आप इसकी यहाँ पे वैल्यूज लिखोगे और फिर क्या स्टेप होगा कि इन 3 वैल्यूज में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उनको सबसे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.44। 39.02 आ जाएगा आपका 1.219375। तो 3 डेसिमल प्लेस तक ले लिया करो, 2194 ले लो उसको। और ऑक्सीजन आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन कितना आएगा 3.659 ले लो उसको। अब इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है 1.2194 स्मॉलेस्ट नंबर है ना, तो सबको इस नंबर से डिवाइड कर दो। तो बताओ हाइड्रोजन कितना बना, सल्फर कितना बना, ऑक्सीजन कितना बना? ये तो 1 बन जाएगा क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.2194, ये 3 बन रहा है। और ये कितना बनेगा 2.44 डिवाइड बाय 1.2194 इज कमिंग 2। तो हाइड्रोजन इज 2, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 3। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा H2SO3। अच्छा, यहाँ पे हमें वो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो मेरे पास आ रहे थे,
देखो ये होल नंबर नहीं आ रहे थे, ये तो मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन पता है कितना आ रहा था? हाइड्रोजन आ रहा था 2.00098। अब मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 ले सकता हूँ ना, ये तो 1 ही आएगा, ज़ाहिर सेम नंबर है। और ये जो मेरा आ रहा था अपना ऑक्सीजन वाला, ये आ रहा था 3.00045, राउंड ऑफ करके 3 ले लूंगा। इवन के मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 3.4 भी आ रहा होता ना, जो कि आता नहीं है कुछ केसेस में, बहुत कम आता है, तो आप 3 ले लोगे। 3.6 आ रहा होगा तो आप 4 ले लोगे। लेकिन अगर 3.5 आ जाएगा ना, 3.5 में अगर राउंडिंग ऑफ का रूल लगाओ तो आप कहोगे कि 4 हो जाना चाहिए, मैथ्स का जो रूल होता है। लेकिन आपने यहाँ पे मैथ्स का राउंड ऑफ का रूल यूज नहीं करना। अगर 3.5 आएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, ठीक है? और जब इसको एक को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो सबको करना पड़ेगा। बहरहाल इसमें नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन 2 हम करते हैं। क्वेश्चन 2 में देखो यही कुछ हो रहा होगा। क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है? फास्फोरस आर फाउंड इन एन ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। का क्या मतलब है कि फास्फोरस की बात कर रहा है और ऑक्सीजन की बात कर रहा है। फास्फोरस इन विच परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 56.33 और फास्फोरस का नहीं दिया हुआ, तो फास्फोरस की परसेंटेज कितनी होगी? देखो दो ही तो एलिमेंट है, फास्फोरस और ऑक्सीजन। एक 56.33 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस 56.33। परसेंटेज तो 100% होती है ना हमेशा। एक दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ। एक की परसेंटेज दी हुई है, उसको 100 से माइनस कर दो तो 43.67 आ जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि दूसरी बिना दी हुई और हमें निकालनी हो पेपर में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक देगा ना। हाँ ऐसा हो सकता है कि 3, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3 में तुम्हें तीनों दी हुई थी, ये 2 जी दे सर। देता और तीसरी छुपा देता तो तुम दोनों को ऐड करके -100 कर देते। ठीक है। सही है। अच्छा अब आपने काम क्या करना है, वही पहले एटॉमिक मासेस से डिवाइड करो। फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड करके आंसर देखो इसका क्या आ रहा है। 43.67 को डिवाइड करोगे तो आ जाए 31 से, तो ये आ जाएगा 1.4087। अब तुम 3 डेसिमल प्लेस ले लो या 4 ले लो, जितना ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है 4 तक ले लो अगर 4 तक लेना चाह रहे हो तो ये, और ये बन जाएगा 3.5206। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 1.40। छोटे नंबर वाली कहानी नहीं भूलना, ये भूल जाते हैं अक्सर लोग। और ये है 1.4087। ठीक है, तो ये फास्फोरस तो 1 बन जाएगा ऑब्वियसली, और ऑक्सीजन कितना बन जाएगा? क्या 3.5206 डिवाइड बाय 1.4087, ये बन रहा है 2.499। अब ये एक 2.5 ही है ना एक तरह से। ठीक है, इसको अगर देखो तो इस 2.5, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस लो बस, इट इज अराउंड 2.5। अब एक चीज 2.5 है, अब आपने इसको राउंड ऑफ करके 3 नहीं लेना है, मैथ्स वाला रूल नहीं लगाना है। जब 0.5 पे वैल्यू आके अटक जाती है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो इसको भी 2 करोगे तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है? 5, और ये हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन फास्फोरस 2 है, ऑक्सीजन 5 है, तो P2O5। सही है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूलाज आर वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला जहाँ भी लिखा हो तो एम्पेरिकल लगाना है ना? एम्पेरिकल निकालना है। हाँ मैं निकालना तुम्हारा है। क्वेश्चन नहीं समझा। यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा हो वहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला हाँ, निकाल। सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है ना। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, इट मींस ही इज आस्किंग यू टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। जरूरी नहीं एम्पेरिकल का नाम ले वो। गुड क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 8 कर सकते हो, क्वेश्चन 7 भी कर सकते हो। 8 फिर आ गया है। अच्छा 6, 7, 8, 9 कर सकते हो। अच्छा हाँ, 10 से जो है ना थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है, 9 की भी थोड़ी सी डिफरेंट है। 8 तक, क्वेश्चन 8 तक आप कर सकते हो, तो कल तक आप लोग क्वेश्चन 8 तक करो इस वर्कशीट का। बाकी फिर आगे 9, इस वर्कशीट को हम कल खत्म करके आगे एक वर्कशीट और करेंगे कल। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन? सो फार सो गुड। पीडीएफ
नैन बहुत बार भेजा हुआ है पीडीएफ, कितनी बार मांगोगे? गूगल क्लासरूम पे भी होगा, ग्रुप पे भी होगा। भाई ग्रुप पे कोई शेयर कर देना इसको पीडीएफ। एल्केन्स की वीडियो अक्टूबर नवंबर वालों के लिए है, ठीक है। आप लोगों के लिए आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मोल्स, ठीक है, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, बस आपने अभी ये पढ़ा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मुझे नए नाम दिख रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर क्लास रिसेंटली ज्वाइन की है तो फिर मुझसे पहले बात कर लो, क्योंकि फिर आपका बाकी पुराना काम जो है फिर वो आपने ग्रुप बी में जाके वो कैटर करना होगा। मेक श्योर जिन्होंने क्लासेस अभी रिसेंटली ज्वाइन की हैं तो वो मुझसे बात कर लेना व्हाट्सएप पे। अच्छा चलो मौसम में सर नेक्स्ट टाइम से कर दूंगा जी। सर इसमें हमें फॉर्मूला निकालना है, लेकिन हमने तो कोई फॉर्मूला निकाला ही नहीं है, हमने तो बस पी की वैल्यू और ओ की वैल्यू निकाली है। हाँ तो वो रेशियो निकाले ना, तो उसको हम फॉर्मूले के तो फॉर्म वो में नहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, के ऐसे ही फॉर्म में छोड़ मैंने देंगे। लिख दिया ना, देखो जो रेशियो निकाला था। नहीं आप ये एंड में इस तरह से लिख के दोगे ना इसको। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो ये है ना, हाइड्रोजन कितने, H2, सल्फर S1O3, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके सर। ओके, और कुछ? चलो अक्टूबर नवंबर वाले बस यहीं रह जाओ, बाकी आप लोग जा सकते हो।